बीपीएससी 143 स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में राज्य राजनीति। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत की राज्य राजनीति में खंड 4 यानी ब्लॉक 4 में जो दलीय व्यवस्थाएं और चुनाव राजनीति संबंधी जो पाठ्यक्रम है उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, दलीय व्यवस्था जो लोगों को चुनाव में भागीदारी, लोकतंत्र की सफलता की ओर इशारा करती है। हम इस खंड में 2 इकाइयों पे चर्चा करेंगे। पहली इकाई खासतौर से इकाई संख्या 9 का संबंध राज्य की दलीय व्यवस्था से है तथा इकाई 10 का संबंध चुनावी राजनीति से है। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं भारत में जो राज्य दलीय व्यवस्थाएं हैं उस पर चर्चा करते हैं। प्रिय छात्रों, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और ये प्रतिनिधि ही कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं और लोगों की तरफ से कानून बनाते हैं। मुख्य रूप से राजनीतिक दल ही चुनाव में उम्मीदवारों को उतारते हैं तथा वे प्रत्याशी निकायों में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। चूंकि लोकतंत्र में चुनाव जरूरी होते हैं, इसलिए राजनीतिक दल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राजनीतिक दल आमतौर पर सरकार में अपनी भूमिका निभाते हैं और अपने हितों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार हम देखें तो प्रतिनिधि लोकतंत्र में राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के लिए खास तौर से वो प्रचार करते हैं और समर्थन इस तरीके से लोगों का उनका मिलता है। राजनीतिक दल या उनके प्रत्याशी जब विधायी निकायों में चुन लिए जाते हैं तब वे लोगों की मांगों या उनकी अपेक्षाओं के लिए काम करते हैं। भारतीय राज्यों में कई प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। हम आइए चर्चा करते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं उनका क्या अर्थ है और किस तरीके की दलीय व्यवस्था हमारे राज्य व्यवस्था में है। दोस्तों, राजनीतिक वैज्ञानिकों के बीच राजनीतिक दलों या उनके अर्थ और लक्ष्यों के बारे में एक सामान्य राय है। एक राजनीतिक दल एक संगठन है जिसका उद्देश्य प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार में शामिल होना या सरकार बनाना है। इसका प्रमुख उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है। उम्मीदवार राजनीतिक दलों के सदस्यों के रूप में चुनाव लड़ते हैं तथा वे विधायी निकायों में लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीतिक दल एक लोकतांत्रिक देश में अलग अलग लोगों का समर्थन पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 2005 में एक ऑब्जर्वेशन दिया था, स्केवार्ज योलासन के अनुसार, कि राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जो उम्मीदवारों को चुनाव में खड़े होने के लिए नामित करता है और सरकार में प्रतिनिधियों को जगह देना चाहता है। दलीय व्यवस्था किसी देश में राजनीतिक दलों की संख्या को निरूपित करती है। एक दलीय व्यवस्था के अंदर एक दल की उपस्थिति को दर्शाता है जहां अन्य दल अनुपस्थित रहते हैं या उनका कोई महत्व नहीं होता है। द्विस्तरीय व्यवस्था में 2 दलों की उपस्थिति होती है, जबकि बहुदलीय व्यवस्था में अनेक राजनीतिक दल होते हैं। इस प्रकार भारतीय राज्य में दलों की संख्या की उपस्थिति उनकी प्रकृति को दर्शाती है। चुनाव आयोग उनके समर्थन एवं मान्यता के आधार पर राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय, राज्य या क्षेत्रीय या गैर मान्यता प्राप्त दल के रूप में वर्गीकृत करता है। कई मौके पर खासकर चुनाव लड़ने या सरकार का गठन करने में राजनीतिक दल गठबंधन या मोर्चा बनाते हैं। ऐसे गठबंधनों की सदस्यता राजनीतिक दलों की जरूरतों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। छात्रों, आप देखे होंगे कि एक लंबा समय रहा है भारतीय राजनीति में जिसमें कि राज्यों में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा है। तो हम आइए चर्चा करते हैं कि जो भारतीय राज्य रहे हैं उनमें जो दलीय व्यवस्था रही है, खासतौर से शुरुआती दशकों में, आज़ादी के शुरुआती दशकों में, वो किस तरीके से जो कांग्रेसी व्यवस्था जिसे हम लोग कहते हैं, आगे हम उस पर चर्चा करेंगे, किस तरीके के राज्य में राजनीतिक दलों की उपस्थिति रही है। दोस्तों, भारतीय राज्यों की दलीय व्यवस्था को हम अच्छी भांति तभी समझ सकते हैं
जब भारत में उसे राष्ट्रीय स्तर पर दलीय व्यवस्था के साथ जोड़कर देखें। भारत में 1970 के दशक तक एक ही पार्टी का वर्चस्व था, वह पार्टी थी कांग्रेस। जैसा कि प्रोफेसर रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया में लिखा भी है कि 1950 और 60 के दशक को कांग्रेस के प्रभुत्व का युग या कांग्रेसी व्यवस्था कहा जा सकता है। कई राज्यों में अखिल भारतीय स्तर की तरह एक पार्टी ही अस्तित्व में थी, लेकिन कुछ राज्यों में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अन्य दल भी मौजूद थे। उदाहरण के तौर पर देखें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का केरल और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का मजबूत आधार था। केरल में सीपीआई ने 1957-1959 में सरकार भी बनाई थी। 1960 के केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला तथा इसने पीएसपी तथा मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। नागालैंड में भी गैर कांग्रेसी सरकार थी, जिसका नेतृत्व नागा नेशनल संगठन ने किया था, जो कि 1963 में विधानसभा चुनाव के बाद गठित हुआ था। हालांकि कुछ राज्यों में स्वतंत्रता प्राप्ति के 2 दशक तक कांग्रेस के अलावा अन्य दल भी थे, लेकिन राजनीतिक संदर्भ में यह कांग्रेस के प्रभुत्व का ही दौर था। जैसा कि प्रोफेसर रजनी कोठारी ने कहा था, 1960 के दशक के अंत तक कांग्रेस के वर्चस्व के युग का समापन शुरू हो गया था। उस वक्त कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हो गया था, जिसे संयुक्त विधायक दल कहते हैं, जैसे कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास जो आजकल हम तमिलनाडु बोलते हैं, तथा केरल। हम देखते हैं कि कांग्रेस के पतन के कई कारण थे। उन कारणों में जो प्रमुख है वो है जो कांग्रेस के भीतर गुटबाजी तथा लोगों में कांग्रेस के प्रति जो परंपरागत जो प्रेम था उसके खिलाफ एक असंतोष भी बढ़ा, और उसके बहुत सारे कारण थे। हम देखते हैं कि उस दौरान भारत में अकाल का पड़ना, भूखमरी की जैसी समस्याएं, जो रीजनल स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे असमानताएं थीं, खासतौर से दक्षिण भारत में आपने देखा, पिछले हमने यूनिट में चर्चा भी किया था कि किस तरीके के भाषा का विवाद भी उत्पन्न हुआ था। ये तमाम सारे कारण मिलकर के कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा सा असंतोष खड़ा करते हैं। और जो गैर कांग्रेसी दल थे, जैसे कि एसएसपी थी, पीएसपी थी, सीपीआई, जनसंघ, आरपीआई, ये तमाम कांग्रेस की विफलता के खिलाफ लोगों को लामबंद करने में लगे थे, और ये पार्टियों ने कांग्रेस के पतन और क्षेत्रीय दलों को उभरने का मौका दिया। विभिन्न राज्यों में पार्टी या दलीय व्यवस्था का जो पैटर्न था वो अलग अलग था, जैसे कि द्विस्तरीय दलीय व्यवस्था तथा बहुदलीय व्यवस्था। 1970 के दशक से लेकर 2020 तक भारत के कई राज्यों में 2 दलीय व्यवस्था या बहुदलीय व्यवस्था विद्यमान थी। साथियों, द्विदलीय व्यवस्था में प्रमुख दलों का ही वर्चस्व होता था। इसका यह मतलब नहीं है कि अन्य दलों का अस्तित्व नहीं था, बल्कि इसका मतलब यह था कि 2 दल ज्यादा प्रभावी थे, जबकि अन्य दलों का प्रभाव कम था। बहुदलीय व्यवस्था में 1 या 2 से अधिक दलों की भूमिका राज्य की राजनीति में होती है। राज्यों में दलों की संख्या में परिवर्तन होता रहता है। नए दलों का उदय तथा पुराने दलों का लुप्त हो जाना, यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो कई कारणों पर आधारित है। इनमें सबसे प्रभुत्व करना है पार्टियों के भीतर गुटबाजी और विभाजन। तो खासतौर से जो प्रमुख कारण है उनमें पार्टियों के भीतर गुटबाजी और उनके अंदर गुटबाजी को लेकर के विभाजन, नए नेतृत्व का उदय जो कि कुछ सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करते थे, तथा विस्थापित राजनीतिक दलों के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा भी है, और खासतौर से जो एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज है उनके खिलाफ, यह भी बहुत सारा ये प्रमुख कारण होते थे। अब हम देखते हैं कि 1970 और 80 के दशकों में जो राज्यों में जो दलीय व्यवस्था थी उसकी खासतौर से कौन सी ऐसी विशेषताएं थी। साथियों, 1967 के चुनाव में भारतीय राज्यों में द्विदलीय या बहुदलीय व्यवस्था का उदय हुआ। 1967 के चुनाव में कांग्रेस का राज्यों में खराब प्रदर्शन रहा। इसका प्रमुख कारण कांग्रेस के खिलाफ लोगों का आक्रोश था।
जो कि 1960 के दशकों में के बाद में हम देखते हैं वो बढ़ता गया। 1970 और 1980 के जो दशक था उसमें भारतीय राज्यों में दो दलीय व्यवस्था की व्यापकता थी। हालांकि कई राज्यों में दो से अधिक दलों का अस्तित्व था, लेकिन दलीय व्यवस्था में द्विदलीय व्यवस्था का प्रभुत्व रहा। इस द्विदलीय व्यवस्था में दो दल अन्य दलों की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। दो प्रमुख और प्रभावशाली दलों के अलावा अन्य दलों का प्रभाव कम होता था। इन प्रमुख पार्टियों में कांग्रेस अधिकांश राज्यों में मौजूद थी और क्षेत्रीय पार्टी उसकी प्रतिद्वंदी थी। कांग्रेस की उत्पत्ति राष्ट्रीय आंदोलन में हुई थी, जबकि 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हम देखते हैं कि राज्यों में अन्य पार्टियों का जन्म कांग्रेस की गिरावट से हुआ था। ये दल क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनका नेतृत्व भी क्षेत्रीय नेताओं द्वारा किया गया था। 1970 और 1980 के दशकों के दौरान विभिन्न राज्यों में द्विदलीय व्यवस्था के हम उदाहरण देख सकते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में चरण सिंह ने 1969 में एक क्षेत्रीय पार्टी की स्थापना की थी, जिसे भारतीय क्रांति दल के तौर पे हम लोग जानते हैं। आपको पता होगा साथियों, चौधरी चरण सिंह को अभी सरकार ने भारत रत्न की उपाधि दी है। चौधरी चरण सिंह का जो प्रमुख आधार था और उनकी जो पार्टी थी भारतीय क्रांति दल, उसका आधार खासतौर से जो कृषक समुदाय है, जो किसान समुदाय है, समुदायों में खासतौर से दो तीन प्रमुख जातियां महत्वपूर्ण हैं। आप जैसा जानते हैं कि जो जाट, यादव और कुर्मी जो बिरादरी है, इन जातियों में खासतौर से इस राजनीतिक दल अर्थात भारतीय क्रांति दल की एक तरीके से पहचान बनी। इन समुदाय के लोगों ने भूमि सुधार का लाभ उठाया था तथा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हरित क्रांति से भी जो इनको फायदा हुआ था। कांग्रेस और भारतीय क्रांति दल के अलावा हम देखते हैं बहुत सारे दूसरे दल भी थे, जैसे कि सोशलिस्ट पार्टी या संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, लेकिन इसका प्रभाव दो दलों से कम था। 1977 और 1980 के दशक में जनता पार्टी भारत में प्रमुख राजनीतिक दल बन गई थी और कांग्रेस को हाशिए पर हम देखते हैं कि वो पहुंच गई थी। इसका जो केंद्र है अन्य राज्यों में सरकार भी बन गई थी। जनता पार्टी का गठन कुछ दलों के विलय के बाद हुआ था। इनमें से कुछ दलों ने जो आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के जमाने में, जून 1975 से लेकर मार्च 1900 हम देखते हैं 77 तक, तो आपातकाल का इन जनता पार्टी के खासतौर से लोगों ने विरोध किया था। जनता पार्टी के गठन के लिए जिन पार्टियों ने विलय किया उनमें जनसंघ, भारतीय लोक दल, कांग्रेस ओ और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी शामिल। साथियों, यहाँ ध्यान रखना है, कांग्रेस ओ का मतलब है कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, और उस जमाने में कांग्रेस का जब विभाजन हुआ था तो उसके कर्नाटक के एक बड़े नेता थे कांग्रेस के, जो उसके कांग्रेस ओ का अध्यक्ष भी बने थे, देवराज उर्स उनका नाम है। तो कई बार कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन या कांग्रेस देवराज उर्स के नाम पे कांग्रेस ओ भी हम लोग कहते हैं। और एक ऐसा ही संगठन बना था जिसे हम लोग कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी वो लोग कहते थे। लेकिन जनता पार्टी भी लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रही। जैसा कि इतिहास बताता है, यह पार्टी आंतरिक असंतुलन के कारण विघटित हो गई थी। मूल रूप से जनता पार्टी बनाने के लिए विलय कर चुके दलों ने अलग अलग नामों के साथ एक स्वतंत्र पहचान बना ली थी। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह ने पहली पार्टी बनाई जिसका नाम था जनता दल यस। उसके बाद दलित मजदूर किसान पार्टी, तथा अंत में हम देखते हैं कि वह अंत में लोक दल नामक पार्टी में बदल गई। यह दल चौधरी चरण सिंह की मृत्यु, जब उनकी मृत्यु होती है 1987 में, तब अस्तित्व में ये रहती है। 1988 में इसका विलय अन्य दलों के साथ हो गया था, जैसे जनता पार्टी, जनता दल सेकुलर, इंडियन नेशनल कांग्रेस उर्स और जन मोर्चा, जिसके कारण जनता दल बना। साथियों, उस वक्त तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और लोक दल दो ही प्रमुख दल थे। बिहार में भी 1970 और 80 के दशकों में द्विदलीय व्यवस्था मौजूद थी। इस राज्य में जनता दल के गठन के पहले कांग्रेस के विरोधी दलों के रूप में सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी या लोक दल रह गए थे। 1979 में कांग्रेस में भी
जनता पार्टी का विभाजन हुआ। बिहार में भी खास तौर से जनता पार्टी का विभाजन हुआ था। और 79 में हम देखते हैं कि लोक दल का स्थान जनता दल ने ले लिया था। पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में द्विदलीय व्यवस्था की जो है हम देखते हैं कि विशेषताएं दिखती हैं। खासतौर से इन राज्यों में पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में 2 प्रमुख दलों की मौजूदगी थी, जबकि कांग्रेस इन सभी राज्यों में मौजूद थी। प्रत्येक राज्य में कांग्रेस का एक मुख्य विपक्षी दल भी था। कांग्रेस के विपक्ष में पंजाब में अकाली दल, राजस्थान में बीजेपी एवं महाराष्ट्र में शिवसेना थी। गैर कांग्रेसी दलों ने लोगों की अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व किया था। यहाँ तक बात गौर करने लायक है कि कई राज्यों में 1970 और 1980 के दशक में अन्य पार्टियां भी अस्तित्व में थीं, लेकिन ये दल या तो निष्प्रभावी थे या फिर ये कुछ समय तक ही अस्तित्व में थे। इस कारण 1970 से 1980 के दशक में कई राज्यों में 2 दलीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता बन गई थी। साथियों, 1990 के दशक में जो राज्यों में दलीय व्यवस्था थी उस पर हम चर्चा करेंगे। 1990 से 2010 के दशक में हम देखते हैं कि इस दौरान भारतीय राज्यों में बहुदलीय व्यवस्था का अस्तित्व था। इस दौरान राजनीतिक दलों में कई प्रकार का बिखराव देखा गया, जो कि भारतीय दलीय व्यवस्था की एक विशेषता बन गई थी। कुछ राज्यों में 2 दलीय व्यवस्था की उपस्थिति भी देखी गई थी। यह काल भारत में आर्थिक सुधारों का काल था। जैसा कि आप जानते हैं, 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी और उसमें वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी बने थे, तो एलपीजी को लागू किया था। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का जो की अवधारणा है, उसको उन्होंने अपने नीति में शामिल किया था। और इस चलते भारत में कहा जाता है कि आर्थिक सुधारों का जो है काल शुरू हुआ था। तो हम देखते हैं कि इसका एक कारण संघीय ढांचे में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव भी बढ़ता गया था। एक सेज ने अध्ययन किया था 2002 में। उन्होंने ये पाया है कि भारतीय संघ में के 12 राज्यों में क्षेत्रीय दलों का प्रमुख स्थान है और इन दलों ने राज्य विधानसभाओं में बहुमत प्राप्त करके कई सरकारें भी बनाई थी। आप ये जानते होंगे साथियों कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें ज्यादातर में द्विदलीय या बहुदलीय व्यवस्था है। इस इकाई में हम देख रहे हैं कि 1990 के दशक से कुछ राज्यों को दलीय व्यवस्था की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी जिन राजनीतिक दलों की हमने चर्चा किया, तो इन उदाहरणों से हमें भारतीय राज्यों की दलीय व्यवस्था के लक्षणों को समझने में मदद मिलेगी। किसी राज्य में दलों का कम होना या ज़्यादा होना वहाँ की सामाजिक व्यवस्था में आए परिवर्तन का असर है तथा वहाँ के नेताओं और पार्टियों के बीच संबंध भी इसका प्रमुख कारण है। राजनीतिक दलों की संख्या में वृद्धि का एक बड़ा कारण जो सामाजिक समूह हैं उनके आपस में जो अलगाव या उनके बीच जो सहयोग है उस रूप में भी हम देख सकते हैं। वे सामाजिक समूह जो समाज में आए बदलाव के कारण उभरे हैं, किसी भी दल के भीतर गुटबाजी या मुख्य दलों के भीतर उचित पदों के लिए अवसरों की कमी के कारण बहुत सारे नए राजनीतिक दल बनते रहते हैं। जैसा कि आपने इस इकाई के पूर्व भाग में पढ़ा होगा, हमने चर्चा की होगी कि उसमें 1950 से 1980 के दशकों में इन 4 दशकों के दौरान भारतीय राज्यों में पार्टी व्यवस्था में बदलाव आया है, जिसमें मोटे तौर पर एकल प्रभुत्व से द्विदल या बहुदलीय व्यवस्था में परिवर्तन देखा गया है। 1990 के दशक से भारतीय राज्यों में फिर से दलीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं। इस अवधि के दौरान कई राज्यों में राजनीतिक दलों की संख्या कई गुना हो गई है। यह भारतीय राज्यों में बहुदलीय व्यवस्था की विशेषता की उपस्थिति को इंगित करता है। साथियों, वास्तव में भारत में कुछ राज्यों में बहुदलीय व्यवस्था है, जबकि अन्य राज्यों में 2 दलीय व्यवस्था का अनुसरण किया जाता है। राजनीतिक दलों के साहित्य में भारतीय राज्यों में कई दलों का उदय पार्टियों के गुणन या विखंडन के रूप में वर्णित किया गया।
यह 1990 के दशक से 2010 तक कुछ राज्यों में दलीय व्यवस्था की विशेषताओं से संबंधित एक सूचक है। कुछ राज्यों में पार्टी व्यवस्था के हम देखते हैं कि जो पैटर्न है पार्टी व्यवस्था में अलगाव और संलयन के जो एक पैटर्न है वो हमें दिखाई देता है। खासतौर से कुछ राज्य जिसका हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, जैसे जिन राज्यों में बहुदलीय व्यवस्था है, खासतौर से आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु जैसे जो राज्य हैं, इन राज्यों में बहुदलीय व्यवस्था देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु के जो उदाहरण हैं, हम उसमें देखते हैं कि किस तरीके की दलीय व्यवस्था का वहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ। साथियों, 1990 के दशक से भारत में बहुदलीय व्यवस्था राज्यों की प्रमुख विशेषता बन गई थी। बहुजन समाज पार्टी के उदय के साथ 1980 के अंत में जो दशक है उसके अंत में हम देखते हैं कि दलों का गुणात्मक स्वरूप मिलता है। बहुजन समाज पार्टी ने जो बहुजन वर्ग है उसकी समस्याओं को सुलझाने पर जोर दिया था। इसी तरीके से जो बीएसपी का जो कोर वोटर था उसमें ओबीसी, महिलाएं, अल्पसंख्यक और जो समाज का वंचित तबका है, जो दलित वर्ग है, उसका उस पर प्रभाव था। हालांकि यह बीएसपी का जो समर्थन आधार जो था समाज के विभिन्न वर्गों से है, लेकिन इसके ज्यादातर समर्थक दलित समुदाय से आते हैं। इस पार्टी के नेता मायावती जी 1990 और 2010 के बीच हम देखते हैं कि वो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। तो एक तरीके से ये जो कुमारी मायावती जी का जो मुख्यमंत्री बनना, वो वंचित तबकों के बीच में एक जो पहचान की जो राजनीति है उसको स्थापित करने में मदद किया। इसने वंचित वर्गों के कल्याण के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम किए तथा इसने दलित एवं वंचित वर्गों की सांस्कृतिक पहचान को भी आगे बढ़ाया। बहुजन समाज पार्टी के अलावा इस दौरान उत्तर प्रदेश में कई अन्य दल भी अस्तित्व में थे। इनमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जनता दल, आरएलडी तथा समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां थी। इनके अलावा अन्य जाति जो छोटी मोटी जो पार्टियां हैं, जो जिनका कोर जो वोटर है और खास जातियां हुआ करती हैं, इनका भी अस्तित्व रहा है। इन राजनीतिक दलों में जनता दल, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, बहुत कम समय तक ये अस्तित्व में रहा। कभी ये जनता दल देश का बल कहा जाता था, लेकिन अब ये कई ऐसे समुदाय विशेष के आधार पर, इसके गुटबाजी, आपसी गुटबाजी के आधार पर ये कई खंडों में विभाजित हो चुका है और इसका मूल अस्तित्व अब समाप्त प्राय है। अपने गठन के कुछ समय बाद ही उत्तर प्रदेश में जनता दल का विभाजन हो गया और वह 2 दलों में बंट गया। इसमें एक अजीत सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल, जिसे आरएलडी बोलते हैं, तथा दूसरा गुट मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के तौर पे सामने आया था। कई समय तक उत्तर प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रभुत्व चुनावों में अलग अलग रहा है। इस दौरान कांग्रेस का प्रभाव कम हो गया, यह बीजेपी तथा अन्य पार्टियों का प्रभाव बढ़ने लगा। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय जनता पार्टी, यूँ अन्य जो है पार्टियां, वो जाति आधारित पार्टियों ने 1993 से 2020 तक सरकार बनाई और सरकार का हिस्सा थी। ये दल सरकार बनाने में सहयोगी थे, यूँ गठबंधन का हिस्सा भी थे। 1990 के दशक के अंत में हम देखते हैं कि यूपी में एक विशेष जाति पर आधारित दलों का उदय हुआ है। इन दलों को विशेष जाति के नेताओं के द्वारा बनाया गया था, जिनमें पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग शामिल। इसके बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। एक दल अपना दल है, जिसकी स्थापना सोनेलाल पटेल ने की थी और बाद में हम देखते हैं आज भी उनकी पुत्री अनुप्रिया पटेल इसकी नेता हैं और वे एनडीए सरकार में मंत्री भी रहीं। इन सभी दलों का गठन विशेष जाति से संचित नेताओं के द्वारा किया गया था, जिनमें से कई पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के सदस्य भी थे, क्योंकि उन्हें यह महसूस हुआ कि उनको इस पार्टी में उचित पहचान नहीं मिल रही है, तो उन्होंने अपना अलग दल बनाने की सोची। इन पार्टियों के नेताओं ने बड़ी पार्टियों के साथ सौदेबाजी करके चुनाव में अपना गठबंधन किया
और उनके साथ मिलकर भी सरकार बनाई। अभी भी हाल में आप देख रहे होंगे कि ऐसे बहुत सारे एसबीएसपी करके सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी भी इस तरीके के जो राजनीतिक दल हैं वो किस तरीके से सौदेबाजी की राजनीति के आधार पर वो सत्ता में हिस्सेदार बनते हैं। बिहार में 1990 से बहुदलीय व्यवस्था अस्तित्व में थी। इस राज्य में ये विभिन्न दल उपस्थिति जो विभिन्न दलों की उपस्थिति थी हम देखते हैं कि जिसमें आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल जिसे बोलते हैं, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू और एसजीएसपी, खासतौर से लोकतांत्रिक जो पार्टी है रामविलास पासवान की, तथा बीजेपी और कांग्रेस, ये कम से कम 4-5 पार्टियां हमेशा अस्तित्व में रही हैं और इनके बीच ही क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व काफी रहा है। तो हम देखते हैं कांग्रेस और बीजेपी जैसे राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़ दें तो बिहार में 90 के दशक से आरजेडी और जेडीयू के नेतृत्व में ही सरकारें बनी हैं। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे छोटे दल भी थे। जैसे हम देखते हैं कि एक संगठन, एक पार्टी है, उसका नाम हम है, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, जिसका नेतृत्व जीतनराम मांझी करते हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है जिसके नेता उपेंद्र कुशवाहा हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा भी हाल ही में उन्होंने जेडीयू को फिर से ज्वाइन कर लिया है। तो इस तरीके से ये पार्टियों के नाम, उनकी संख्या, ये सब बदलता रहता है। इन पार्टियों की पहचान जो कि कांग्रेस या बीजेपी से भिन्न है, उनके नेताओं से भी की जाती है। खासतौर से इन पार्टियों की यही पहचान है कि उनका लीडर कौन है। इन दलों की जो प्रमुख विशेषता है कि अन्य दलों जैसे कि जनता दल यू, आरएलडी या जेएसपी के विभाजन के पश्चात उभर कर सामने आए हैं। जैसा कि हमने देखा कि जनता दल का गठन बीपी सिंह ने किया था और यूपी में जनता दल का विभाजन 2 पार्टियों में अर्थात समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल में हो चुका था। बिहार में इस दल का विभाजन 3 दलों में हुआ, खासतौर से आरजेडी में जिसके नेता लालू प्रसाद यादव हैं, जेडीयू जिसके नेता नीतीश कुमार हैं, तथा एलजेपी जिसके नेता रामविलास पासवान। वास्तव में इन तीनों की विचारधारा एवं कार्यक्रम एक जैसे ही हैं। साथियों, ये सभी दल खासतौर से विचारधारा के आधार पर समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करते हैं और समाजवाद के जो प्रमुख नेता रहे हैं भारत में, हम देखते हैं कि राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण ही उनके नेता रहे। उन्होंने सामाजिक रूप से वंचित समुदायों जैसे कि ओबीसी, दलित इत्यादि का प्रतिनिधित्व किया है। यदि हम देखते हैं यद्यपि कि इन पार्टियों को विभिन्न सामाजिक और आर्थिक वर्गों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन इनका समर्थन का आधार प्रमुख तौर पर उनकी अपनी जातियों पर आधारित थी। साथियों, एक ही पृष्ठभूमि के होने के बावजूद इनके नेताओं ने अलग अलग दल बनाए। अलग अलग दल बनाने के पीछे के प्रमुख कारण उनके नेताओं के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी। नए दलों का गठन, उनके विलय और उनके बीच गठबंधन बनाना, इस तरीके से उन्होंने ये जो बहुदलीय व्यवस्था है की नींव रखी। विभाजन, विलय और गठबंधन राजनीतिक दलों में आम बात है, विशेषकर चुनावी राजनीति के संदर्भ में और सरकार के गठन के संदर्भ में। हम देखते हैं कि जेडीयू का विभाजन हुआ और हिंदुस्तान अवाम पार्टी का गठन हुआ, जिसका नेतृत्व उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने किया। उपेंद्र कुशवाहा जो वर्षों तक समता पार्टी के नेता थे, उन्होंने राष्ट्रीय समता पार्टी का गठन किया था, लेकिन उन्होंने इसे जेडीयू में विलय कर दिया। फिर भी उन्होंने जेडीयू छोड़कर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को फिर से जेडीयू में विलय कर दिया गया। तो साथियों, राजनीतिक दलों का जो गुणन है विभिन्न समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। सत्ता संरचना में उनके हिस्से के लिए जो साझेदारी है, उसकी मांग है, इसे दर्शाता है। इसे राज्यों में कांग्रेस की गिरावट के साथ चिन्हित किया गया और विभिन्न समुदायों में भाजपा के विस्तार का आधार के तौर पर देखा जाता है, तथा पिछड़े वर्गों, दलितों के नेताओं द्वारा दलों के गठन के तौर पर भी देखा गया है। 1990 के दशक से भाजपा का विस्तार कांग्रेस की गिरावट की तुलना में बहुत अधिक नाटकीय रहा है। 1990 के विधानसभा चुनाव में इसका प्रदर्शन शानदार रहा
हालांकि उन राज्यों में जहां क्षेत्रीय दल हैं वहां इनका प्रदर्शन इतना नाटकीय नहीं रहा है, सिवाय महाराष्ट्र, पंजाब और असम को छोड़ के। साथियों, भारतीय जनता पार्टी भी हम फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आज ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करती है। कभी इसके मात्र 2 ही लोकसभा सदस्य हुआ करते थे और आज इनकी संख्या 400 के करीब हम लोग जो है देखते हैं। तो साथियों, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा एक और तीसरा राज्य है तमिलनाडु, जिसकी हम चर्चा यहाँ पे जरूर करेंगे। तमिलनाडु में 1990 के दशक से बहुदलीय व्यवस्था का स्वरूप दिखाई दिया है। 2020 के दशक में तमिलनाडु में जो खासतौर से जो दल हैं, आज के जो दल हैं उनके हम चर्चा करेंगे। उसमें प्रमुख है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम अर्थात डीएमके, एआईडीएमके और पीएमके। इन पार्टियों को द्रविड़ पार्टियों के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा तमिल मलीना कांग्रेस से टीएमसी, एमआईएम, सीपीआई, सीपीआईएम, कांग्रेस और बीजेपी इत्यादि राजनीतिक दल हैं। कुछ राजनीतिक दलों को उनके नेताओं के द्वारा भी जाना जाता है। इन्हें द्रविड़ पार्टियों के नाम से जाना जाता है, जो द्रविड़ विचारधारा से भी प्रभावित है। मित्रों, इनका लक्ष्य जो लोगों को आत्मसम्मान प्रदान कराना होता था, ये तमिल भाषा और द्रविड़ संस्कृति की रक्षा करने का भी प्रयास करती हैं। डीएमके के पहले डीके के नाम से जाना जाता था। 1949 में डीके ही डीएमके बनी थी, जिसके नेता सीएन अन्नादुरई थे। 1972 में डीएमके के विभाजन के बाद 2 दल अस्तित्व में आए, एक नया दल बन गया जिसे एआईएडीएमके भी कहते हैं। 1960 के दशक में दोनों द्रविड़ पार्टियां राज्य में मजबूत दल के रूप में उभर कर सामने आई। उससे पहले कांग्रेस राज्य में अन्य राज्यों की तरह मजबूत पार्टी थी, लेकिन द्रविड़ पार्टियों की तुलना में, विशेषकर डीएमके और एआईडीएमके की तुलना में हम देखते हैं कि बीजेपी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का आधार बहुत कम है। 1977 में डीएमके का विभाजन हो गया और एमजी रामचंद्रन के नेतृत्व में एआईएडीएमके का गठन हुआ। एक विद्वान नरेंद्र सुब्रमण्यम के अनुसार द्रविड़ पार्टियों के अलावा अन्य दलों का गठन वहां की व्यवस्था की स्वायत्तता और लचीलेपन के कारण हुआ है। साथियों, आइए हम चर्चा करते हैं कि जो भारत में जो द्विदलीय व्यवस्था है राज्यों में, खासतौर से ऐसे राज्य कौन से हैं और उनकी क्या विशेषता है। भले ही बहुदलीय व्यवस्था राज्य पार्टी व्यवस्था में एक प्रमुख विशेषता बन गई है, लेकिन भारत में अभी भी कुछ राज्यों में 2 दलीय व्यवस्था मौजूद है। राजस्थान और पंजाब उन राज्यों में से कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं जहां पर द्विदलीय व्यवस्था मौजूद है। और हम इसमें देखते हैं कि ये उन राज्यों से भिन्न है जिनमें बहुदलीय व्यवस्था है, जैसे कि यूपी और बिहार। यहाँ पर जात आधारित समूहों, खासतौर से बहुदलीय व्यवस्था वाले राज्यों से अलग अलग दल हैं, जैसे कि बीएसपी, एसपी, आरजेडी, जेडीयू इत्यादि, जिसकी हम चर्चा पहले की है। छोटी जातियों या एक ही जात के छोटे दलों की उपस्थिति अस्तित्व नहीं है। हालांकि यहाँ पर कभी कभी छोटे दलों का उदय भी देखा गया है। इस प्रकार इन राज्यों में मोटे तौर पर 2 पक्षीय व्यवस्था रही है। 2 दलीय व्यवस्था की उपस्थिति या बहुदलीय व्यवस्था की अनुपस्थिति का प्रमुख कारण राजनेताओं या सामाजिक समूहों अर्थात जो जातियां हैं उनके नेताओं द्वारा अलग अलग पार्टियों का गठन करना तथा सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं में उनके समूहों के हितों की सुरक्षित रखना है। ये मुख्य दल ही 2 दलीय व्यवस्था बनाते हैं। मुख्य दलों के भीतर गुटबाजी के अलावा उनके भीतर प्रतिस्पर्धा और परिणाम स्वरूप प्रमुख दलों में विभाजन नहीं होता है और नई पार्टियों को इनसे अलग होने की प्रेरणा मिलती है। राजस्थान में दोनों दलों कांग्रेस और भाजपा ने 2 दलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व किया है। इनमें से प्रत्येक दल ने राजस्थान में 1990 के दशक के समय सरकार बनाई। राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली जातियां जैसे कि राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा जाट, राजपूत और ब्राह्मणों ने अगर इनको दोनों पार्टियों में समायोजित किया है। अन्य जातियों जैसे दलित, अति पिछड़ा वर्ग राज्य में राजनीतिक तौर पर वंचित जातियां हैं। यूपी के विपरीत ये अलग से दल बनाने में सक्षम नहीं है। हालांकि कुछ उच्च जाति और पिछड़े वर्गों के नेताओं ने 1999 में अलग पार्टी, जैसा कि हम एक पार्टी देखते हैं राजस्थान में 1999 के दशक में एक राजस्थान सोशल जस्टिस फोरम बनी थी।
जिसने कांग्रेस का विरोध किया और राज्य में जाटों को ओबीसी में पहचान दिलाने के कारण इसका अस्तित्व आया। यह पार्टी अपने अस्तित्व में आने के कुछ वर्षों के भीतर ही बंद हो गई। राज्य के कुछ क्षेत्रों जैसे सीकर, झुंझुनू में सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी को भी समर्थन मिला है। इसी तरीके से साथियों, पंजाब में 3 पार्टियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है, जिसे अकाली दल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। हाल के दिनों में एक चौथी पार्टी जो अभी सत्ता में भी आ गई है, आम आदमी पार्टी, इसका भी हम देख रहे हैं कि वहाँ एक प्रेजेंस नए दौर में हुआ है। अकाली दल को सिख समुदाय, विशेषकर जाट सिख से समर्थन प्राप्त है। बीजेपी के समर्थन का आधार ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक है। पंजाब के राजनीतिक दल में अकाली दल और बीजेपी सितंबर 2020 तक, जब अकाली दल ने किसानों के मुद्दों पर भाजपा के जो लीडरशिप में जो राजग गठबंधन है उसको छोड़ भी दिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो राजनीतिक दल हैं वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हम उनका नेचर देखते हैं। और जो क्षेत्रीय राजनीति है, जो राज्य राजनीति है, उनमें राजनीतिक दलों का जो उद्भव है और उनका जिस तरीके से वहाँ पर उपस्थिति है, वो भी अलग अलग उसकी प्रकृति है। इस पर हमने चर्चा किया। साथियों, भारत में राज्य पार्टी व्यवस्था 1950 के दशक में बदल गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 2 दशकों तक अखिल भारतीय स्तर पर और साथ ही राज्य स्तर पर एक ही पार्टी का प्रभुत्व था, वह भी कांग्रेस पार्टी था। उस समय रजनी कोठारी ने कांग्रेस को एक व्यवस्था कहा था और 1950-60 के दशकों के दौरान राज्यों में कांग्रेस पार्टी का ही प्रभुत्व रहा। हालांकि कुछ राज्यों में कुछ गैर कांग्रेसी दल भी अस्तित्व में आए। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भारतीय राज्य की राजनीति है उसकी प्रकृति में काफ़ी बदलाव आया है। एक तरफ से कांग्रेस व्यवस्था में गिरावट आई है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो 2 दलीय व्यवस्था से बहुदलीय व्यवस्था की ओर और फिर बहुदलीय व्यवस्था की ओर से फिर से राष्ट्रीय स्तर पे हम देखते हैं कि 2 दलीय व्यवस्था का उद्भव हो रहा है। लेकिन राज्यों की जो प्रकृति है, राजनीतिक दलों की जो प्रकृति है राज्य स्तर पे, उसमें हम अलग अलग उनकी विशेषताओं को देखते हैं। साथियों, अब हम चर्चा करते हैं कि जो चुनावी राजनीति है, इकाई 10 यूनिट 10 जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, इस पर हम चर्चा करेंगे। खासतौर से अभी आप देख रहे होंगे कि लोकसभा का चुनाव जल्दी ही होने वाला है और कुछ ही दिनों बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो बिना चुनाव को समझे हम भारतीय राजनीति को नहीं समझ सकते। तो आइए हम चर्चा करते हैं जो भारत के राज्यों में चुनावी राजनीति है उस पर। साथियों, चुनावी राजनीति का संबंध उस राजनीति से होता है जो चुनावों के संदर्भ में होती है। हालांकि चुनाव किसी विशेष समय में होते हैं, परंतु चुनावी राजनीति चुनावों से पूर्व ही शुरू हो जाती है। इस प्रकार चुनावी राजनीति न केवल चुनाव के बारे में है, परंतु राजनीतिक दलों एवं नेताओं द्वारा जनता को लामबंद करने के तरीकों से भी संबंधित है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना तथा समाज के विभिन्न समूहों से लोगों का चुनावों में भाग लेना लोकतंत्र की सफलता के प्रमुख मापदंड माने जाते हैं। भारत में 1950 में संविधान के लागू होने के पश्चात वयस्क मताधिकार एडल्ट फ्रेंचाइज को लागू करने के बाद 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को चुनाव में अपना मत देने का अधिकार मिला तथा कुछ समय बाद वे चुनाव में प्रत्याशी भी बनकर चुनाव भी लड़ सकते हैं। सर्वप्रथम भारत 1951 और 52 के आम चुनाव में हम देखते हैं कि सभी वयस्कों को चुनाव में भाग लेने का मौका मिला था। उससे पहले भारत में जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रावधान नहीं था। मताधिकार प्रमुख तौर पर प्रतिबंधित था। इसका मतलब है कि वोट देने का अधिकार तथा चुनाव लड़ने का अधिकार कुछ ही वर्गों तक, जिनके पास धन दौलत थे और उनकी शैक्षिक योग्यता थी, उन्हीं तक सीमित था। अंग्रेजी काल में लोगों की भागीदारी के लिए खासतौर से 2 प्रकार के चुनाव होते हैं। हम देखते हैं कि एक प्रत्यक्ष चुनाव जिसे डायरेक्ट इलेक्शन तथा दूसरा जिसे अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव में जनता अपने प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, जबकि अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता अप्रत्यक्ष तौर पर अपने प्रतिनिधि चुनती है। जनता अखिल भारतीय स्तर पर आप देखते हैं MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्य स्तर पे MLA
या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव करती है। अप्रत्यक्ष चुनाव राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सदस्यों के लिए किया जाता है। आइए हम चर्चा करते हैं कि भारत में चुनावी राजनीति का संबंध खासतौर से किन संस्थाओं से है। साथियों, भारत में चुनावी राजनीति का संबंध 3 संस्थाओं में अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए होता है। ये हैं लोकसभा, विधानसभा तथा स्थानीय निकाय, जैसे पंचायती राज संस्थाएं और नगर पालिका। भारत में 1951 से 1971 के बीच लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ होते थे। 1971 से लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग अलग करवाया जाता है। वास्तव में अब लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव की अवधि लगातार बढ़ती जा रही है, खासकर 1990 से। चुनाव उदारवादी संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रणाली का आधार स्तंभ है। भारत में संघीय प्रणाली को शासन के तौर पर अपनाया गया था और एक चुनाव आयोग का भी प्रावधान किया गया, जो कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय संविधान के भाग 15 में संसद के चुनाव से संबंधित प्रावधान किए गए हैं तथा विभिन्न विधानसभा तथा विधान परिषद के चुनाव का भी प्रावधान है। अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग संघ एवं राज्यों के स्तर पर चुनाव के प्रबंध के लिए जिम्मेदार है। अनुच्छेद 170 के अंतर्गत राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के प्रावधान किए गए हैं। साथियों, भारत में जो चुनावी राजनीति है, दलीय प्रणाली और नेतृत्व संबंधित जो साहित्य है काफी उपलब्ध है। चुनाव के ऊपर बहुत सारे अध्ययन हुए हैं और शोध हुए हैं। अंग्रेजी में एक टर्म यूज होता है सेफोलॉजी जिसे बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में चुनाव विश्लेषण कहते हैं। और आजकल आप देखते होंगे टीवी चैनलों पे बहुत सारे सेफोलॉजिस्ट की भरमार है। ऐसे साहित्य भारत में चुनावी राजनीति के एक जो बड़ा पैटर्न है उसको दिखाता है। साथियों, खासतौर से जब कांग्रेस का जब पतन शुरू हुआ, कांग्रेस की जो राजनीति की पतन शुरू हुई, इसका जैसा कि हमने यूनिट 9 में पढ़ा, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के जो नेता थे जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां बनाई, और क्षेत्रीय नेताओं और पार्टियों का उदय राज्यों में सामाजिक समूहों के उदय के कारण था। उनकी आकांक्षाएं विशेषकर खासतौर से क्षेत्र, जाति, भाषा, संस्कृति से संबंधित थी। ऐसी पार्टियां क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय थी, जिनकी राष्ट्रीय राजनीति में भी 1990 के दशक के बाद महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इनमें से कुछ नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा नीति निर्माण में भी उनकी अहम भूमिका थी। इस संदर्भ में हमने अभी चौधरी चरण सिंह का जिक्र किया था, उनका उदाहरण महत्वपूर्ण है। उन्होंने राजनीति को प्रभावित करने, नीति निर्माण तथा अपने गृह राज्य में नेतृत्व भी प्रदान किया था। चौधरी चरण सिंह ने अपने राज्य उत्तर प्रदेश में 1960 के दशक तक निर्णायक भूमिका निभाई और विशेषकर 1977 और 1979 के जनता पार्टी के शासनकाल में उन्होंने केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे कुछ समय तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे। जनता पार्टी में चुनाव खासतौर से जनता पार्टी में चौधरी चरण सिंह जैसे नेताओं तथा समाजवादियों ने नीति निर्माण के प्रमुख भूमिका निभाई थी तथा उन्होंने केंद्र सरकार की संस्थाओं में आरक्षण देने के सवाल को भी उजागर किया था। उनके प्रयासों के कारण ही 1978 में जनता पार्टी सरकार ने मंडल आयोग की नियुक्ति की थी। उस समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। यह प्रवृत्ति राज्यों में भी शुरू हो गई और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मांग उठने लगी। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि यूपी तथा बिहार में सरकारों ने सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। 1990 के दशक से राज्य स्तरीय दलों एवं नेताओं में बढ़ोतरी देखी गई। बहुजन समाज पार्टी की कांसीराम द्वारा स्थापना, विशेषकर इसके उत्तर भारत के राज्यों में व भाजपा के विस्तार ने सामाजिक न्याय और धर्म की भूमिका को चुनावी राजनीति में महत्ता हम देखते हैं मिली है। इसके अलावा जैसा कि हमने पिछले इकाई में चर्चा किया, भारत के राज्यों में एक से अधिक पार्टियां विद्यमान हैं। पार्टियों की संख्या द्वारा ही पार्टियों के प्रकारों का हम जान सकते हैं तथा भारत में 2 प्रकार की दलीय व्यवस्था है, 2 दलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था है। चुनावी प्रतिस्पर्धा ही चुनावी राजनीति का एक महत्वपूर्ण भाग होती है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि राज्यों में चुनावी राजनीति राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दलों तक ही सीमित नहीं है, इसमें राष्ट्रीय दल भी हिस्सा लेते हैं। इस प्रकार चुनावी राजनीति में राज्य और राष्ट्रीय दोनों ही दल स्वतंत्र रूप से या फिर गठबंधन के रूप में भाग लेते हैं। भारत में 1960 के दशक से चुनावों का अध्ययन किया जा रहा है
भारत के में चुनावों के अध्ययन के लिए हम लोग देखते हैं अकादमिक स्तर पे 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहली विधि जिसे शोध सर्वेक्षण बोलते हैं, दूसरी जिसे हम लोग परिवेश विश्लेषण बोलते हैं, और तीसरी विधि जिसे फील्ड वर्क या सर्वेक्षण हम लोग बोलते हैं। प्रोफेसर रजनी कोठारी और मायरन विनर ने सर्वेक्षण आधारित चुनाव विश्लेषण को सही माना था। साथियों, 1960 के दशक के बाद से चुनाव अध्ययन कई चरणों से होकर गुजरा है। लगभग 2 दशकों के अंतराल के बाद से 1984 में चुनाव अध्ययन फिर से लोकप्रिय हो गया था, जब डेविड बटलर एवं प्रणव राय ने 1984 में के लोकसभा चुनाव का विश्लेषण किया था। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न राज्यों में राजनीति का अध्ययन किया। उसके बाद से राजनीति का अध्ययन करने का प्रयास जारी रहा। ये अध्ययन राज्य की राजनीति और चुनाव के विभिन्न पहलुओं पर आधारित थे, जैसे चुनाव, पार्टियां, नेतृत्व और लामबंदी का तरीका कैसा है। 1990 के दशक के बाद चुनाव अध्ययन और अधिक लोकप्रिय हो गया था। भारत में चुनावी अध्ययन करने में आप जैसा कि जानते हैं, दिल्ली में विकासशील समाज अध्ययन केंद्र अर्थात CSDS है, और उसने अग्रणी भूमिका निभाई। साथियों, 20-30 साल पहले आप देखते थे कि जब प्राइवेट न्यूज़ चैनल का बहुत अभाव था और सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, उस जमाने में बहुत गिने चुने लोग सेफोलॉजिस्ट हुआ करते थे। लेकिन अब देखते हैं कि बहुत तरीके के स्वतंत्र सेफोलॉजिस्ट या चुनाव विशेषज्ञ जो हम उनका विश्लेषण देखने को मिलता है, खासतौर से चुनाव के दौरान। चुनाव अध्ययन और जनमत सर्वेक्षण अलग अलग है। चुनाव अध्ययन का दायरा काफ़ी व्यापक है, जो सामाजिक आर्थिक कारकों के साथ चुनावी प्रक्रिया से या राजनीतिक कारक या संदर्भ से संबंधित है, जबकि जनमत सर्वेक्षण मतदाताओं की राय जानने के लिए सीमित होता है। साथियों, थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि जो चुनावी राजनीति है उसका किस तरीके से लोकतांत्रिकरण हुआ है, और उस पर चर्चा करेंगे। 20वीं सदी के अंतिम दशक के बाद से भारत में चुनावी राजनीति के 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। पहला घटनाक्रम है समाज के विभिन्न वर्गों की मतदान में भागीदारी बढ़ी है। इन वर्गों में समाज के ज्यादातर हाशिए के तबके के लोग हैं, जैसे महिला, आदिवासी, दलित, OBC और ग्रामीण वर्ग। साथियों, एक सतर्क चुनाव आयोग और मतदान के महत्व के विषय में राजनीतिक चेतना के उदय ने चुनाव में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा दिया है। मूलतः राज्य में लोगों के प्रतिनिधियों की प्रोफाइलों में भी उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। पहले के विपरीत, जब लोगों के प्रतिनिधि ज्यादातर आर्थिक और सामाजिक रूप से अधिक विशेषाधिकार समूह से आते थे, अब हम देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में उनके स्वरूप में की जो रचना है उसमें अधिक विविधता आई है। उच्च जातियों के अलावा अब OBC, दलित, महिलाओं के प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी हुई है। क्रिस्टोफर जेफ्रोलो और संजय कुमार द्वारा संपादित किए गए हम जब लेख देखते हैं, एक बुक, उन लेखों की एक सीरीज की एक बुक निकली है, राइज ऑफ प्लेबियंस, द चेंजिंग फेस ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबलीज में उन्होंने ये बताया है कि विभिन्न राज्यों के लोगों के प्रतिनिधियों के जाति, लिंग, आयु, व्यवसाय इत्यादि के संदर्भ में बदलाव आया है। प्रतिनिधियों में आम आदमी का बड़ा हिस्सा शामिल है। हालांकि भारत में जो राज्य हैं उनमें इन राज्यों के पैटर्न में भिन्नता है, जैसा पहले भी हमने डिस्कस किया। कुछ पर्यवेक्षकों ने तर्क दिया है कि भारत में चुनावी राजनीति में लोकतांत्रिकरण में वृद्धि हुई है। आमतौर पर कमजोर वर्ग, दलित, OBC, महिलाएं, धार्मिक अल्पसंख्यक की चुनावी राजनीति में बढ़त एक तरीके से लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया का प्रतीक है। 20वीं सदी के पिछले 2 दशकों में उनकी चुनावों में भागीदारी में वृद्धि हुई है। जैसा कि एक बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं योगेंद्र यादव, उन्होंने अपने लेख में इस बात को जरूर जाहिर किया था कि यह जो वंचित तबकों की भागीदारी है, इसको उन्होंने, योगेंद्र यादव ने, दूसरे लोकतांत्रिक उभार के रूप में देखा था। साथियों, जो चुनावी राजनीति है उसका क्या पैटर्न है, हम थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, पिछले कुछ दशकों में भारतीय राज्यों के चुनाव में बदलाव देखा गया है। यह बदलाव चुनावी राजनीतिक गठबंधन, क्षेत्रीय मोर्चों के उदय, राज्य स्तर के नेताओं, राष्ट्र स्तर की राजनीति में बढ़ती हुई भूमिका के रूप में देख सकते हैं। कुछ राज्यों में जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, जहां पर हम ऐसे पैटर्न दिखाई दे सकते हैं। इसके साथ साथ धन एवं अपराध की भूमिका भी चुनावी राजनीति में उनकी
उनका भागीदारी बढ़ती जा रही है। खासतौर से कुछ उदाहरणों के साथ हम इस पैटर्न को देख सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद 1993 और 1995 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और सरकार बनाई थी। उत्तर प्रदेश में 1993 के तथा उसके बाद भी हमने देखा कि भाजपा की मदद से बसपा ने 1995 और 2007 के बीच 4 बार सरकारों का गठन किया था। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्षेत्रीय दलों ने उत्तर पूर्व डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन किया। छोटे दलों जैसे अपना दल, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रीय दलों जिनमें खासतौर से भाजपा भी शामिल है, तथा क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके सत्ता में भागीदारी के लिए सौदेबाजी की। उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी RLSP या जीतन राम मांझी के नेतृत्व में हिंदुस्तान अवाम मोर्चे, हमने बिहार में JDU या राजद जैसे बड़े दलों के साथ सौदेबाजी की। आमतौर पर ऐसी पार्टियां सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतीकों और सामाजिक न्याय की मान्यता के लिए दबाव बनाती हैं। कई तुलनात्मक रूप से छोटी पार्टियां जैसे कि ADMK, PMK, MDMK या MIM, जिन्हें विशेष जाति के रूप में पहचाना जाता है, ने तमिलनाडु में चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजनीतिक दलों एवं व्यावसायिक समूहों के बीच भी एक गठबंधन देखा गया है। साथियों, राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए और राजनीतिक दल व्यावसायिक वर्ग के व्यवसाय में मदद करते हैं, यदि वे चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाते हैं। ऐसा मानना है कि धन और अपराध भी भारत में चुनावी राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो आइए साथियों, जो राज्यों में खासतौर से जो चुनावी मुद्दे होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। चुनाव में विभिन्न प्रकार के मुद्दे लोगों के मत का निर्धारण करते हैं। ये मुद्दे विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक। इन मुद्दों की संख्या असीमित है। हालांकि इनमें कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जो लोगों के दैनिक जीवन को भी प्रभावित करते हैं। इनमें से रोजगार की उपलब्धता, मूल्य वृद्धि या महंगाई, स्कूल तथा अस्पताल, रोड एवं यातायात सुविधाएं, सामाजिक न्याय, कल्याणकारी कार्यक्रम, विभिन्न सामाजिक समूहों के सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान, कानून एवं व्यवस्था इत्यादि के मुद्दे शामिल हैं। विभिन्न राजनीतिक दल और नेता इन मुद्दों पर लोगों को लामबंद करते हैं। अपने प्रचार में ये दल अपने मुद्दों को लोगों तक पहुंचाते हैं तथा अपने विरोधियों की आलोचना भी करते हैं। दलितों के साथ पहचानी जाने वाली पार्टियों के उदय के साथ उत्तर में OBC और 1990 के दशक से भाजपा और दक्षिण भारत में ऐसी पार्टियों की उपस्थिति, विशेषकर तमिलनाडु में पहले से उपस्थिति थी। उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर आरक्षण या OBC आरक्षण में विभिन्न जाति संबंधी न्याय के मुद्दों, विभिन्न जातियों से जुड़े सांस्कृतिक प्रतीकों की मान्यता और धर्म आधारित मुद्दों पर प्रमुख रूप से चुनावी लामबंदी की है। साथियों, BJP ने अखिल भारतीय स्तर पर धार्मिक पहचान बनाने का निरंतर प्रयास किया है। BJP के सांस्कृतिक विकास के एजेंडे में पिछले दिनों में एक बड़ा बदलाव देखा गया है। एक अखिल भारतीय पहचान बनाने के उद्देश्य से चुनावी तौर पर इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों को समायोजित करने के लिए लचीलापन देखा गया है। भाजपा का मत प्रतिशत बढ़ने के पीछे पार्टियों की राज्यों में रणनीति की सफलता के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि जो मुद्दे हमने डिस्कस किए हैं वे सब चुनावी राजनीति के समान मुद्दे हैं, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्रों में ये मुद्दे चुनावी माहौल में ज़्यादा अहम हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखें तो उत्तर पूर्वी भारत में क्षेत्रीय और निर्जातीय पहचान वहाँ पर प्रमुख चुनावी मुद्दे होते हैं। इसी प्रकार नए राज्यों के गठन के पहले उत्तराखंड, झारखंड या तेलंगाना, इन राज्यों के गठन की मांग लामबंदी का प्रमुख मुद्दा होता था। राजनीतिक संदर्भ के अनुसार पार्टियों और नेताओं ने या तो इन मुद्दों का समर्थन किया या फिर उनका विरोध किया। क्षेत्रीय पहचान से संबंधित मांगों में कुछ क्षेत्रों ने यह आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र के साथ भेदभाव हुआ है। उनका कहना कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा भेदभाव किया गया है तथा उनकी समस्याएं तभी हल हो सकती हैं जब उन्हें राजनीतिक स्वायत्तता प्राप्त हो। भारत में इस प्रकार की मांग समय समय पर उठती रही है तथा कई अवसरों पर मांगें चुनावों में भी प्रमुख मुद्दा बन जाती हैं। साथियों, कुछ वर्षों में सोशल मीडिया की भूमिका बढ़ जाने के कारण
करने के कारण साथियों कई अवसरों पर ये मांग चुनाव में भी प्रमुख मुद्दा बन जाती है। कुछ वर्षों में सोशल मीडिया की भूमिका बढ़ जाने के कारण सरकार अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाने में सफल रही है। कई सरकार अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता के में चेतना जागृत करती है। इसने राजनीतिक दलों के चुनाव प्रसार को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। 1990 से पहले के दशक में के विपरीत अब लोगों के पास सूचना प्राप्ति के अच्छे साधन मौजूद हैं। अब ये सरकार की नीतियों और क्रियान्वयन तथा विपक्ष की मुद्दा की भूमिका के बारे में पता कर सकते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि जो सोशल मीडिया के जो कई प्लेटफॉर्म हैं, जैसे एक्स, जिसे पहले इसको ट्विटर बोलते थे, इसके अलावा आप देखते थे फेसबुक, आप देखते हैं कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये तमाम सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जिस पर अब जो जनता है उसके पास बहुत सारे अवसर हैं जहां पर आप समर्थन से लेकर के विरोध अपने दर्ज कर सकती हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आर्थिक सुधारों के कारण राज्य की भूमिका में कमी आई है, जिसके कारण कल्याणकारी नीतियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। कुछ लोगों का मानना है कि इससे निजी क्षेत्र पर ये प्रतिबंध को हटा दिया जाएगा। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों में निजी निवेश को आकर्षित करने की रणनीति बनाई। इसमें एफडीआई या विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देना भी शामिल है, जैसा कि हमने पिछले यूनिट में चर्चा किया था। उन्होंने अपने आर्थिक विकास मॉडल को अपनाने का प्रयास किया। विभिन्न नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि पर फोकस किया। चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद को सॉफ्टवेयर हब बनाने का प्रयास किया। एस एम कृष्णा ने बंगलौर को एक नए सर्विस सेक्टर का केंद्र बनाने का प्रयास किया तथा गुजरात में नरेंद्र मोदी जब वहाँ के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गुजरात में विदेशी निवेश को आमंत्रित किया था। विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए निजी क्षेत्र को आकर्षित करने की आवश्यकता बढ़ गई थी। कुछ राज्यों में जमीन अधिग्रहण भी चुनाव का प्रमुख मुद्दा बना था, जैसा कि हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में एक बहुत बड़ा इशू था। वहाँ नैनो की फैक्ट्री, टाटा की नैनो कार की फैक्ट्री को लेकर के बड़ा आंदोलन चला था और उस आंदोलन के बाद ममता बनर्जी ने कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंका था। इसी तरीके से मुलायम सिंह की सरकार ने दादरी गौतम बुद्ध नगर में जो पावर प्लांट लगाने के लिए जमीन अधिग्रहण किया था। मायावती सरकार ने 2007 में जमुना एक्सप्रेसवे के लिए की जमीन का अधिग्रहण किया था। तो ये सब चुनावी राजनीति के मुद्दे बने थे। साथियों, भारत में आर्थिक सुधारों का जो कार्यक्रम है और ख़ासतौर से जो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के साथ शुरू किया गया था, इसने ओबीसी वर्गों की पहचान की मांग को आगे बढ़ाया ताकि कुछ जातियों को आरक्षण का फायदा मिल सके या कल्याणकारी नीतियों का लाभ मिल सके। इन जातियों में हरियाणा, राजस्थान के जाट, खासतौर से महाराष्ट्र और गुजरात के मराठा और पटेल भी शामिल हैं। राजस्थान में गुजरों को एसटी वर्ग में शामिल करने की मांग, उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा वर्ग की ओबीसी कोटे को विभिन्न उपजातियों में बांटने की मांग भी शामिल है। ये मुद्दे चुनाव प्रचार का प्रमुख बिंदु बन गए थे। वास्तव में 1999 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में जाटों द्वारा ओबीसी में शामिल करने की मांग न केवल राजस्थान बल्कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में उनके ओबीसी की पहचान के रूप में परिणित हुई। साथियों, हम देखते हैं कि चुनाव लोकतंत्र का महत्वपूर्ण पहलू है। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वे विधायी निकायों के निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक है। भारत में वयस्क मताधिकार का प्रावधान है, अर्थात जिस व्यक्ति की उम्र 18 साल से अधिक हो वह वोट देने का अधिकार रखता है। चुनाव एक विश्लेषण का विषय है जिसमें चुनाव का अध्ययन किया जाता है। उन्हें हम चुनाव विश्लेषण या सेफोलॉजी कहते हैं। भारत में चुनावी अध्ययन 1960 के दशक के बाद से कई चरणों से होकर गुजरा है। यह अध्ययन 1990 के दशक से और अधिक लोकप्रिय हो गए हैं तथा कई संस्थाएं इसमें शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में समाज के कमजोर तबकों का, खासकर दलितों, महिलाओं, आदिवासियों का चुनावी राजनीति में भागीदारी बढ़ी है। इससे कुछ विद्वानों का मानना है कि देश में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया मजबूत हुई है। हालांकि कई अन्य मुद्दे भी हैं जो कि प्रत्यक्ष तौर पर लोगों से संबंधित हैं। ये मुद्दे प्राय राजनीतिक दलों द्वारा उठाए जाते हैं। ये मुद्दे चुनावी अभियान का भी हिस्सा बन जाते हैं। इन मुद्दों में हम सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, रोजगार, मूल्य वृद्धि, विकास, शिक्षा,
स्वास्थ्य, राजनीतिक प्रतिनिधित्व या सामाजिक न्याय भी शामिल है। लेकिन ये मुद्दे चुनाव में अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं तथा इन मुद्दों का चुनावी परिणाम में भी असर दिखाई देता है। साथियों, आपने देखा होगा कि अभी हाल में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है और इस राम मंदिर का उद्घाटन एक विशेष धर्म के लिए और एक विशेष सांस्कृतिक पहचान के लिए ये एक मुद्दा बन सकता है। और हम देखते हैं कि कई लोगों का ऐसा मानना है कि चुनाव में ऐसे तमाम सारे धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दे अक्सर वो हावी रहते हैं। इसी तरीके से तमाम सारे जो वंचित तबका है, समाज का जो वंचित तबका है, उसके भीतर भी सत्ता में भागीदारी को लेकर के अक्सर हम देखते हैं कि वो अपने मांगों का दर्ज कराते रहते हैं। साथियों, इस तरीके से हमने देखा कि भारत की राजनीति में किस तरीके से जो जो राजनीतिक दल हैं और जो चुनावी प्रक्रिया है, उसका किस तरीके से अ, इस्तेमाल होता है। हमने इन सब मुद्दों पे चर्चा किया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।